मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। और जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट की ये सीरीज चलाई हुई है, इसका आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18 है। और सभी बच्चों को सेशन के साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे एक बेटर तरीके से इन लाइव सेशन का फ़ायदा उठा रहे होंगे। और सभी बच्चों को अब अपने आंसर जो हैं चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। डेली की तरह सबसे पहले जय हिंद लिखकर अटेंडेंस दीजिएगा, उसके बाद आप सबको जो है सेशन की तरफ बढ़ लेना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप ऑलरेडी डिस्प्ले पर देख रहे हो। नरसिम्हन समिति जो थी, उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो किसके संबंध में आई थी? नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? एक है आयकर, एक बच्चों दिया गया है विक्रय कर, एक दिया गया है बैंकिंग संस्थान, एक दिया गया है बीमा उद्योग। तो आप सभी को जो है 3 से 4 सेकंड के अंदर जो है ये बात बार बार रिपीट ना करनी पड़े। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए लगभग 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। उन्हीं 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। नरसिम्हन जो समिति है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसका संबंध किसके पुनर्गठन से था? आयकर, विक्रय कर, बैंकिंग संस्थान या बीमा उद्योग। तो बच्चों, आपने सबमिट करा दिए हैं कुछ बच्चों ने आंसर, लेकिन सभी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो है सभी बच्चों को आंसर कराने हैं। तो यहाँ पर आपका आयकर पूर्ण रूप से गलत है, विक्रय कर भी आपका गलत है, बीमा उद्योग भी गलत है। नरसिम्हन समिति की अगर हम बात करते हैं, समिति और उसकी रिपोर्ट दोनों का ही संबंध किससे था? बैंकिंग संस्थान से था। बैंकिंग सेक्टर में सुधार हेतु नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था और उसी की ये रिकमेंडेशन थी कि जितने भी बैंकिंग संस्थान हैं उनका पुनर्गठन किया जाए, उनमें सुधार किया जाए बैंकिंग व्यवस्था के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को बढ़ना है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? चलिए तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण पिंड से है, या खनिज तेल उत्पादन से है, या खाद्य तेल से है, या फिर बच्चों उर्वरक उत्पादन से है? जो कृष्ण क्रांति है, इसका संबंध किससे था? आप लोगों को तेजी के साथ चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे था? तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। बच्चों, कृष्ण क्रांति का जो संबंध है वो कृष्ण पिंड से नहीं था, न ही खाद्य तेल के उत्पादन से था, न ही उर्वरक उत्पादन से था। कृष्ण क्रांति का जो सीधा संबंध है वो तेल उत्पादन से था। और वो तेल कौन सा? खनिज तेल। खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित अगर हम किसी क्रांति की बात करते हैं तो भारत में ओनली एक ही क्रांति उसके लिए निकाली गई थी, कृष्ण क्रांति। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा और सेशन को आगे लेके चलते हैं। मंदड़िया और तेजड़िया जो शब्दावली है वो किससे संबंधित है? मंदड़िया और तेजड़िया ये दोनों ही शब्दावली किससे संबंधित है? एक ऑप्शन बच्चों आपको दिया गया है शेयर मार्केट, एक घुड़सवारी, एक दिया गया है करारोपण, एक दिया गया है सार्वजनिक व्यापार। तो मंदड़िया और तेजड़िया जो शब्दावली है, इसका संबंध किससे है? तेजी के साथ फास्टली रिप्लाई कीजिएगा। चलिए सभी बच्चों को जो है आंसर देना है। जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं सभी अपनी अटेंडेंस लिखेंगे जय हिंद लिखकर। और सेशन को छोड़ने से पहले सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। साथ ही सभी बच्चों को जो है वीडियो को लाइक भी करना है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे पुनः आ जाइए। तीसरे क्वेश्चन के अंदर मंदड़िया जो तेजड़िया है, इन दोनों का संबंध किससे है? घुड़सवारी से नहीं है, ना ही करारोपण से है, ना सार्वजनिक व्यापार से है। मंदड़िया और तेजड़िया का जो संबंध है वो शेयर मार्केट से है। मंदड़िया ऐसे शेयर होल्डर को बोलते हैं जो ये चाहता है कि मार्केट बढ़े, और तेजड़िया उसको बोलते हैं जो रिवर्स में पैसा लगाता है। इसकी इच्छा ये होती है कि मार्केट डाउन जाना चाहिए, तब उसको प्रॉफिट होगा। चलिए, मंदड़िया मार्केट का उछाल चाहता है और तेजड़िया जो है थोड़ा उल्टा भूल गया, एक बार सॉरी चाहूँगा मैं अपनी बात के लिए। मंदड़िया चाहता है कि मार्केट डाउन जाए और तेजड़िया चाहता है, तेज शब्द से आपको पता लग जाएगा, तेजड़िया चाहता है कि मार्केट में उछाल आए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। जहाँ भी आप इकोनॉमिक्स को फेस करोगे वहीं पर आप लोगों के सामने भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? एक दिया गया है करेंसी को जारी करना, एक बैंकों का बैंक यानी कि बैंकर के रूप में, एक सरकार का बैंक,
और जनता से जमा स्वीकार करना। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को रिप्लाई करना है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है। चलिए बच्चों तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। आरबीआई हमारी करेंसी भी जारी करता है, ये बात पूर्ण रूप से सही है, और बैंकों का बैंक यानी कि बैंकर है, ये भी सही है। और भारत सरकार अपना जो पैसा है वो कहाँ पर जमा करती है, वो आरबीआई के पास में जमा करती है। तो इसलिए जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंकर है और भारत सरकार का क्या है, बैंक है। लेकिन कोई भी पब्लिक कस्टमर डायरेक्टली आरबीआई के अंदर किसी प्रकार का कोई अकाउंट नहीं खोल सकता है, न ही पैसा जमा कर सकता है, न ही निकाल सकता है, न ही किसी प्रकार का लोन ले सकता है। तो बच्चों इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है और यही आपका आंसर होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर सभी बच्चों को आ जाना है। वर्ष 2008 में भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी बनाने का गौरव जो है कौन से शहर को मिला। ठीक है, भारत में 2008 से ऐसी कौन सी सिटी है जिसे टेलीकॉम सेक्टर में जो है ग्लोबल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने का जो दर्जा है वो प्राप्त हुआ है, वो कौन सी सिटी है भारत की। एक आपको दिया गया है नई दिल्ली, एक दिया गया है नोएडा, एक दिया गया है बंगलोर, एक बच्चों आपको दिया गया है हैदराबाद। ठीक है, चलिए 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 तेजी के साथ रिप्लाई करना है। 2008 में भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी बनने का जो गौरव है वो कौन से शहर को मिला। तो बच्चों आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है 4 सेकंड के अंदर अंदर। चलिए चलिए, नई दिल्ली यहाँ पर गलत है, नोएडा भी बच्चों यहाँ पर गलत है और हैदराबाद भी गलत है। अगर यहाँ पर कोई राइट आंसर होता है आपका तो वो कौन सा है, वो बंगलोर है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जो चलैया समिति है उसका संबंध किससे है। चलैया समिति का जो संबंध है वो टैक्स प्रणाली में सुधार से है, या बैंकिंग प्रणाली में सुधार से है, या आयात निर्यात से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं है। चलिए चलिए तेजी के साथ बताना है, जो चलैया समिति है उसका संबंध किससे है, तेजी के साथ बताइएगा। चलिए चलिए 4 सेकंड के अंदर रिप्लाई कीजिएगा। चलैया समिति का संबंध आयात निर्यात नीति से नहीं है, बैंकिंग सुधार प्रणाली से भी नहीं है। चलैया समिति का संबंध डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कर प्रणाली को सुधारने से था। तो हम कह सकते हैं कि चलैया जो समिति है वो भारत का जो टैक्स सिस्टम है उससे रिलेटेड है। उसकी रिकमेंडेशन थी कि भारत की जो टैक्स प्रणाली है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, उन्हें शीघ्र से जो है सुधारा जाए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बच्चों क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को दिया गया है, भारत के संभावित तेल क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं। भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां से खनिज तेल का खनन किया जाता है। आप लोगों के पास डिस्प्ले पर बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक आपको दिया गया है तमिलनाडु, एक असम, एक गुजरात, एक आपको दिया गया उपरोक्त सभी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको तेजी के साथ बच्चों रिप्लाई करना है। भारत के संभावित तेल क्षेत्र जो हैं वो कौन से हैं ये आप लोगों को बताना है। चलिए चलिए तेजी के साथ, भारत के संभावित जो तेल क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। एक तमिलनाडु, एक असम, एक गुजरात, एक दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए चलिए तेजी के साथ बच्चों रिप्लाई करना है। यहाँ पर बच्चों तमिलनाडु बिल्कुल सही है, असम भी सही है, गुजरात भी सही है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाना है उपरोक्त सभी। ये तीनों राज्य जो है भारत के तेल खनन के संभावित क्षेत्रों की श्रेणी में रखे गए हैं। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है। जो शेयर मार्केट है उस पर किसके द्वारा कंट्रोल रखा जाता है। एक दिया गया MRTP, एक FERA, एक BIFR, एक दिया गया है आपको SEBI यानी कि सेबी। ठीक है, चलिए चलिए तेजी के साथ बताना है आप लोगों को 4 सेकंड के अंदर अंदर। शेयर बाजार पर जो प्रभावशाली नियंत्रण है वो किसके द्वारा रखा जाता है। चलिए आई होप दैट सभी बच्चे जो है सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, और जो बच्चे डेली सेशन पर नहीं आते हैं उन लोगों को डेली लाइव आ जाना है। 9 बजे आपको लाइव आ जाना है, लेकिन कभी कभी सेशन 2, 4, 10 मिनट जो है बच्चों आगे पीछे हो सकता है, उसको थोड़ा सा कभी कभी एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है। चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा।
यहाँ पर बच्चों आपका ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। सेबी के द्वारा भारत में शेयर जो बाजार है उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखा जाता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत के विदेश विनिमय भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? एक आपको दिया गया है विदेशी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एसबीआई दिया गया है, और एक डी में आपको दिया गया आरबीआई। ठीक है, भारत के विदेशी विनिमय के संचय का जो प्रतिरक्षक है वो कौन है? आपको 4 सेकंड के अंदर अंदर रिप्लाई कर देना है। चलिए तेजी के साथ। भारत के विदेशी विनिमय संचय का जो प्रतिरक्षक है वो विदेश मंत्रालय नहीं है, न ही वित्त मंत्रालय है, न ही एसबीआई है। अगर है कोई तो फिर वो आपका क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों क्या है, पूर्ण रूप से सही है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का जो प्रतिरक्षक है, सुरक्षा करने वाला है, वो कौन है? आपका आरबीआई है। यही आपका राइट ऑप्शन हो जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं डी की तरफ। अच्छा, आज का जो सेशन है बच्चों ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। हल्का सा स्पीड को फास्ट रखा गया है, तो आप लोगों को भी समझदार और फास्ट हो जाना है और तेज़ी के साथ आप लोगों को रिप्लाई करना है। चलिए तेज़ी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे, जनता पार्टी चुनी गई थी? आपको बताना है ऐसी इमरजेंसी कौन सी थी जिस दौरान जनता दल को जो है वापसी करने का मौका मिला। ठीक है, चलिए पहली बार जनता दल की सरकार बनने वाली है, तो आपको बताना है कि वो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसके दौरान जो है आपातकाल लगाया गया और भारत में जो है सरकार गिर जाती है। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो गिर जाती है। और इंदिरा गांधी के समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तेजी के साथ रिप्लाई करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ रिप्लाई करना है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव किए गए थे और एक नई सरकार के रूप में जो है जनता दल वापसी करती है और मोरारजी देसाई को भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है? चलिए तेजी के साथ बच्चों, यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना नहीं थी, ये गलत है। चौथी भी गलत है, छठी भी गलत है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है जिसके कारण उनकी सरकार गिर जाती है। तत्पश्चात एक नई सरकार का गठन होता है चुनाव के बाद, और नई सरकार कौन सी पार्टी की बनती है? जनता दल की। और नए प्रधानमंत्री किसको चुना जाता है? मोरारजी देसाई। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ जाना है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सेक्टर में सुधार से है। बाकी तीनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाने हैं? गलत। चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। जो हाइड्रोकार्बन विजन है 2025, इसका संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादकों के संग्रहण से, यूरो 1 तथा यूरो 2 वाहन से, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? चलिए बच्चों तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध किससे है? चलिए आपका बच्चों यहाँ पर ए गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है। हाइड्रोकार्बन विजन का जो संबंध है वो इन्वायरमेंट से है, और यहाँ पर हमें हाइड्रोकार्बन को जो है, यानी कि मैं आपको अगर एक छोटे से शब्दों में बताऊं तो हाइड्रोकार्बन जो विजन है इसका संबंध इन्वायरमेंट से था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए तेजी के साथ। भारत में मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है उनकी संख्या कितनी है? भारत में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है भारत सरकार से, उनकी टोटल संख्या कितनी है? एक ऑप्शन आपको दिया गया है 10, एक दिया गया है 16, एक दिया गया है 24, एक दिया गया है 22। आप लोगों को तेजी के साथ जो है अपने आंसर्स जो है रिप्लाई करने हैं, सबमिट कराने हैं। भारत में मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है उनकी टोटल संख्या कितनी है? चलिए तेजी के साथ बच्चों, तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। 10 यहाँ पर गलत है, 16 भी गलत है, 22 भी गलत है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है उनकी टोटल संख्या बच्चों कितनी है? 24। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं
भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? जो सेंट्रल की करेंसी जारी करता है, भारत सरकार की जो करेंसी जारी करता है, छापता है, 1 रुपये के नोट को छोड़कर, 1 रुपये के कॉइन्स को छोड़कर, बाकी टोटली जो करेंसी है जारी करने का उसे फुल ऑथोराइजेशन है, तो वह बैंक आपका कौन सा है? एक बच्चों आपको दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक ऑफ इंडिया दिया गया है, एक भारतीय रिजर्व बैंक दिया गया है, एक भारतीय स्टेट बैंक दिया गया है। आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है और एसबीआई भी नहीं है। भारत का करेंसी जारी करने वाला जो सबसे बड़ा बैंक है वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप दैट आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि आप इकोनॉमिक्स के अंदर हो तो आपको बहुत अच्छे से बैंकिंग वाले चैप्टर को स्टडी करना पड़ेगा। उसके अंदर भी स्पेशली आपको आरबीआई के बारे में डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कौन सी तिथि को हुआ था? चलिए देखो बच्चों, ये 3 क्वेश्चन है और इन तीनों को आपको सीक्वेंसली पढ़ना है। 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन होता है, 1951 में हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हो जाता है। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 1952 में हुआ, तो इसलिए आपका ए और बी दोनों ही पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं यहाँ पर गलत। बाकी अब आपके पास सी और डी बचता है, उसी के अंदर आपको रिप्लाई करना है। चलिए आपके पास 4 सेकंड है, इन्हीं 4 सेकंड के अंदर आपको तेजी से रिप्लाई कर देना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कौन सी तिथि को हुआ था? साल मैं आपको बता चुका हूं, 1950 के अंदर योजना आयोग का गठन हुआ, 1951 के अंदर देश की पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, और तीसरी जो मेन बात है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो बच्चों आपका 1952 में किया गया था। तारीख आपको बतानी है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 6 अगस्त 1952 को भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। डी बच्चों यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है और तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर देना है। कलेक्टर टास्क फोर्स की जो सिफारिश है वो किससे संबंधित है? जो कलेक्टर टास्क फोर्स है इसका संबंध किससे है? बैंकिंग से है, करों से है, विदेशी निवेश से है, या फिर बच्चों आपका व्यापार से है? चलिए तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। कलेक्टर टास्क फोर्स का जो संबंध है वो किससे है? बैंकिंग सेक्टर से है, करों से है, विदेशी निवेश से है, या फिर आपका व्यापार से है? चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर बच्चों बैंकिंग आपका गलत है, विदेशी निवेश भी गलत है और व्यापार भी यहाँ पर आपका गलत है। इसका संबंध किससे है? करों से है। तो आपका जो राइट आंसर बच्चों यहाँ पर हो जाता है वो हो जाता है बी। चलिए अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे सेशन को लेके चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है यो हमारे देश में एक बार पुनः रिपीट करते हैं। किसान क्रेडिट जो योजना है जिसके अनुसार बैंक से जो किसान है वो फसल बोने के लिए बहुत ही नाम मात्र ब्याज की दर पर एक लोन ले सकते हैं और फसल काटकर पुनः उनको जो है 31 मार्च से पहले वह टैक्स जमा करना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये हमारे इंडिया में कब चलाई गई? 1998, 1991, 1996, 2000। चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है हमारे देश में कौन से सन में चलाई गई थी? चलिए तेजी के साथ सबमिट कीजिएगा आंसर। बच्चों यहाँ पर 2000 भी गलत है, 1996 भी गलत है, 1991 भी गलत है। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है यह हमारी कंट्री में 1998 में चलाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। स्पीड को आज हल्का सा तेज रखा गया है और इसी चीज़ को आपको समझ जाना है। पेपर के अंदर भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जो है, अगर जीएस के अंदर आप लोग काम कर रहे हो तो 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। अपनी फिंगर को फास्ट रखिएगा, अपने दिमाग को भी फास्ट रखिएगा और यही चीज़ आपको हैबिट के रूप में डेवलप कर लेनी है ताकि ये चीज़ आपको परीक्षा में काम आए। निम्नलिखित में से भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है कौन सा है? चारों ही आपको बंदरगाह दिए गए हैं, लेकिन हमको वह बंदरगाह बताना है जो कृत्रिम बंदरगाह हो। एक है कोची, एक है कोलकाता, एक है कांडला, एक है चेन्नई। चलिए तेजी के साथ बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है।
चलिए, कोची बंदरगाह गलत है, यहाँ पर कोलकाता भी आपका गलत है, कांडला भी गलत है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह यदि कोई है तो उसका नाम है चेन्नई, और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह अगर कोई है तो उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। आपको अच्छे से रट्टा मार के याद कर लेना है। बंदरगाह दो ही प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं कृत्रिम। प्राकृतिक की बात करते हैं तो मुंबई आपका राइट आंसर होगा। यदि हम कृत्रिम की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों वहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका चेन्नई। चलिए, आई होप दैट आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? एक आपको दिया गया है एडम स्मिथ, एक मार्शल, एक पीगू, एक क्या दिया गया है? कीन्स। जब हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी को लर्न करना शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले हम वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। चलिए चलिए, तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी इस तैयारी में मेरा पूर्ण सपोर्ट आपके साथ है। मैं डेली आप लोगों के लिए लाइव आता रहूँगा और इस तरह की यूज़फुल वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। चलिए चलिए, तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? कीन्स गलत है, पीगू भी गलत है, मार्शल भी गलत है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। जो चंद्रशेखरन समिति है उसका संबंध किससे है? चंद्रशेखरन जो समिति है उसका संबंध किससे है? अंतरिक्ष अभियान से है, शेरों से है, राजस्व से है, या फिर शिक्षा से है? चलिए चलिए, तेजी के साथ रिप्लाई करना है। चंद्रशेखरन जो समिति है उसका संबंध किससे है? अंतरिक्ष अभियान से, शेयरों से, राजस्व से, या फिर आपका जो है शिक्षा से? चलिए बच्चों, यहाँ पर शिक्षा पूर्ण रूप से गलत है, राजस्व भी गलत है, अंतरिक्ष अभियान भी गलत है। चंद्रशेखरन जो समिति है इसका संबंध किससे था? शेयरों से था। तो आपका बी यहाँ पर बच्चों आपका ठीक हो जाना है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एग मार्क वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एनवायरनमेंट साइंस के अंदर भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी पूछा जाता है। आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैं भी ऑलरेडी एक सेशन के अंदर इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, लेकिन फिर रिकॉल ये किया गया है किसी एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों को भी पढ़ लेना है। जो एग मार्क है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था है, कृषि उत्पादकों में मंडीकरण हेतु कृषकों की एक संस्था है, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आसवन एक मोहर है, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आसवन की एक मोहर है। चलिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा हिंदी में, उसके बाद आपको रिप्लाई करना है। आपके पास 4 सेकंड आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। चलिए चलिए, तेजी के साथ 4 सेकंड आपकी होने वाली है, हो चुकी है 4 सेकंड। रिप्लाई कीजिएगा। चलो चलो, तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। जो एग मार्क है ये अंडा उत्पादन हेतु सहकारी संस्था नहीं है, ये कृषि उत्पादकों के मंडीकरण से भी संबंधित नहीं है, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता से भी नहीं है। इसका संबंध खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की एक मोहर है। जो भी खाने के प्रोडक्ट होंगे उनके ऊपर अंडे का एक आकार बना होता है जो इस चीज़ को शो करता है। गुणवत्ता के दृष्टिकोण से यह खाद्य पदार्थ उत्तम एक खाद्य पदार्थ है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। विश्व में कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत की कौन सी रैंक है? अगर हम कोयला उत्पादन की बात करते हैं तो इसके अंदर इंडिया की कौन सी रैंक है? चलिए चलिए, तेजी के साथ आपको बढ़ना है। पहली रैंक अमेरिका की है, दूसरी चाइना की है, उसके बाद भारत की रैंक आती है। तो आपका जो है तीसरी रैंक यहाँ पर क्या हो जाना है? सही हो जाना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई विशेष समय नहीं दिया गया है। रीज़न ये है, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। विश्व में कोयला उत्पादन का जो क्षेत्र है उसमें भारत दूसरी रैंक पर नहीं है, न ही चौथी पर है, न ही 5वीं पर है। भारत की तीसरी रैंक है, पहली अमेरिका की है, दूसरी चाइना की है, और तीसरी किसकी रैंक आती है? इंडिया की आती है। तो आपका यहाँ पर बच्चों जो है बी ठीक हो जाना है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हरित क्रांति का संबंध किससे है? एक आपको दिया गया है चावल, एक गेहूं, एक दाल, एक बच्चों आपको दिया गया था गन्ना। चलिए, तेजी के साथ बताना है। 1963 के अंदर भारत में हरित क्रांति को लेकर आते हैं, और भारत सरकार के द्वारा ये हरित क्रांति जो है किस दृष्टिकोण से रखी गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चावल, गेहूं, दाल, गन्ना। तो यहाँ पर बच्चों तेजी के साथ देखिएगा।
यहाँ पर डी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल के उत्पादन वृद्धि से है, यानी कि ए और बी दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेन एम है वो मेन एम था कि भारत में अनाज का उत्पादन बढ़ाना। चावल और गेहूं दोनों ही अनाज है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वह गेहूं की फसलों के उत्पादन वृद्धि पर पड़ा था। और सेकंड जो प्रेफरेंस आप दे सकते हो, किसको दे सकते हो, चावल को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की। अब आपको क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है। कोझिकोड जो बंदरगाह है ये भारत में कहाँ पर स्थित है। एक आपको उड़ीसा दिया गया है, एक केरला दिया गया है, एक आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु। चलिए तेजी के साथ सब बच्चों को रिप्लाई करना है। कोझिकोड बंदरगाह भारत में कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर बच्चों तेजी के साथ आप लोगों को रिप्लाई करना है। उड़ीसा आपका गलत है, केरला भी गलत है, आंध्र प्रदेश भी गलत है। कोझिकोड बंदरगाह का संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है, इसलिए बच्चों आपका यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाना है, सही हो जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तेजी के साथ देखिएगा। प्लानिंग एंड द पुअर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है, आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। प्लानिंग एंड द पुअर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। एक दिया गया है डेविड रिकार्डो, एक दिया गया है बीएस मिन्हास, एक दिया है गुन्नार मिर्डल, एक दिया गया है जॉन बर्नार्ड शो। चलिए तेजी के साथ जो है आपको रिप्लाई करना है। प्लानिंग एंड द पुअर जो है किसकी रचना है बच्चों, तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर। चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही साथ प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है। सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी बच्चों को अपनी जो एडवाइस है वो कमेंट बॉक्स में जारी करनी है कि अगला सब्जेक्ट जो है आप कौन सा चाहते हो। ठीक है, लगभग 25 लेक्चर के अंदर जो है हमारी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जानी है। आफ्टर दैट हम एक नया सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, वो बायोलॉजी भी हो सकता है, एनवायरनमेंट साइंस भी हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर भी हो सकता है। आप सभी की एडवाइस के अनुसार ही एक नया टॉपिक आफ्टर 25 सब्जेक्ट 25 टेस्ट जो है हमारे द्वारा जारी किया जाएगा। चलिए प्लानिंग एंड द पुअर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे बच्चों। ए आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। प्लानिंग एंड द पुअर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, बीएस मिन्हास, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है, कृषि विपणन से है, कृषि उत्पादन से है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है, कृषि निर्यात से है। तेजी के साथ बच्चों आंसर दीजिएगा। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है। चलिए आपका समय कंप्लीट हो चुका है। चलिए आंसर की तरफ बढ़िएगा सभी बच्चों यहाँ पर डी भी आपका गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है। शंकरलाल गुरु समिति रट्टा मार लीजिएगा, इसका संबंध जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया बंदरगाह कौन सा है। जो रासायनिक पदार्थ है उनका आयात निर्यात जो है वो कौन से बंदरगाह से किया जाता है। आपका एक बंदरगाह है दाहेज बंदरगाह, ये लगभग गुजरात के आसपास पड़ता है। पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। एन्नौर आपका जो है ये साउथ इंडिया के अंदर पड़ता है। कांडला भी आपका गुजरात में पड़ता है। तो तेजी के साथ बच्चों आप लोगों को रिप्लाई करना है। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु भारत का कौन सा बंदरगाह है। चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। कांडला यहाँ पर गलत है, एन्नौर केरला भी गलत है, पारादीप उड़ीसा भी गलत है, दाहेज गुजरात जो है बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो 27 का राइट आंसर आप लोगों का ए होने वाला है। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु भारत में स्थापित बंदरगाह का जो नाम है वो दाहेज है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन पूर्ण रूप से सही है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इंडिया इज़ फॉर सेल नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। इंडिया इज़ फॉर सेल, चलिए तेजी के साथ बताना है। इंडिया इज़ फॉर सेल नामक जो पुस्तक है ये इकोनॉमी के सेक्टर में किसके द्वारा लिखी गई है। विक्रम सेठ के द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा, शोभा डे के द्वारा, चित्रा
सुब्रमण्यम के द्वारा। चलिए चलिए तेजी के साथ बताना है। इंडिया इज फॉर सेल जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? चलिए आप तेजी के साथ रिप्लाई करेंगे। विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, शोभा डे, एक चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है चित्रा सुब्रमण्यम। चलिए रिप्लाई कीजिएगा। विक्रम सेठ बच्चों यहाँ पर गलत है, खुशवंत सिंह भी गलत है, शोभा डे भी गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका चित्रा सुब्रमण्यम। ये कौन सी पुस्तक की रचना करते हैं? इंडिया इज फॉर सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास 4 विकल्प हैं। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रणब मुखर्जी, केपी नरसिंह, एक है एस जानकी रमन, एक है राजा चेलैया। चलिए कर सुधार समिति का जो संबंध है वह किससे है? बच्चों सेशन कंप्लीट होने वाला है, तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। कर सुधार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रणब मुखर्जी बच्चों नहीं थे, केपी नरसिंह नहीं थे, एस जानकी रमन भी नहीं थे, राजा चेलैया इसका बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। तो आप लोगों को याद कर लेना है कर सुधार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजा चेलैया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराया जाता है? वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराया जाता है? एक आपको दिया गया है 45%, एक 55, एक 65, एक आपको दिया गया है 75। चलिए चलिए बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। चलिए चलिए, और आज सेशन कंप्लीट होने के बाद वंदे मातरम का नारा भी जो है आज यूट्यूब पर आपको लगा देना है। जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा सभी बच्चों को चैट बॉक्स में कंप्लीट होते ही वंदे मातरम का एक जोर से नारा लगा देना है। वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से आता है? 45 गलत है आपका बच्चों यहाँ पर, 55 भी गलत है, 75 भी गलत है। राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पर? 65 है। आई होप दैट आप सभी को ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं सभी बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली आप 9 बजे शाम को लाइव आइएगा, आपको इस प्रकार की यूज़फुल वीडियो मिलती रहेंगी। आज का जो सेशन है ये जो 10-5 मिनट आपका लेट है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और कल से आपको राइट 9 बजे वीडियो लाइव मिल जाया करेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।